18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन शपथ ग्रहण से शुरुआत हुई। 7 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे कैसे लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाई गई। इसके बाद दूसरे बड़े नेताओं को शपथ के लिए बुलाया गया, जिनमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और जेडीएस नेता HD कुमारस्वामी मौजूद थे। ये 7 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिग्गजों ने जहां आज शपथ ली। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। अमित शाह, नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान और जेडीएस के HD कुमारस्वामी भी आपको शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो संसद सत्र की शुरुआत के पहले दिन संसद शुरू होने से पहले ही घमासान देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी की सांसद पद की शपथ से पहले संसद परिसर में सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। इस दौरान विपक्ष ने संविधान की कॉपी के साथ प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर संसद के सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। इस बार विपक्ष पूरी तरह से हमलावर दिखाई दे रहा है। तो सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने विपक्ष से स्लोगन नहीं, जनता के हित के लिए सहयोग की अपेक्षा की। पीएम ने कहा कि देश को जिम्मेदार विपक्ष की आवश्यकता है। विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का काउंटर किया। राहुल ने संविधान का मुद्दा उठाया और कहा कि हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन, ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। संसद सत्र से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बिना नाम लिए कहा कि 25 जून को आपातकाल के 50 साल पूरे होंगे, जिससे कभी बुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया। जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां कांग्रेस और बागी विधायकों के बीच बार पलटवार जारी है। एक तरफ कांग्रेस ने बागी विधायकों को लेकर मोर्चा खोल दिया है, तो दूसरी तरफ बागी विधायक कांग्रेस पर ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से चुने गए विधायक रामनिवास रावत, निर्मला सप्रे और कमलेश शाह ने पार्टी को छोड़ दिया था और बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इनमें से कमलेश शाह विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। वहां पर उपचुनाव भी हो रहा है, लेकिन रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे ने इस्तीफा नहीं दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष निष्पक्ष पद होता है। उन्हें संज्ञान में लेना चाहिए था कि जब एक विधायक कमलेश शाह का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया और उपचुनाव होना है, तो दूसरी ओर 2 विधायक जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है, बीजेपी ज्वाइन कर ली है, उनकी सदस्यता शून्य नहीं की गई। उधर विधायक रामनिवास रावत ने कांग्रेस को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने बागी विधायकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस बागी विधायकों की शिकायत विधानसभा अध्यक्ष से करेगी। कांग्रेस का दावा है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे। देखिए, एक देश एक निशान, एक देश एक चुनाव की वकालत करने वाली भारतीय जनता पार्टी
और उसी के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, हालांकि विधानसभा अध्यक्ष मैं निष्पक्ष पद मानता हूं, लेकिन फिर भी उनको इस संज्ञान में लेना चाहिए था कि जब आपने एक विधायक कमलेश शाह का इस्तीफा मंजूर कर लिया है, उपचुनाव भी होने वाला है, तो वहीं 10-12-15 दिन के अंतर से जो दूसरे दो विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी, भाजपा का दामन थामा, अब तक आपने उनकी सदस्यता शून्य क्यों नहीं की? ये जवाब विधानसभा अध्यक्ष को देना है। मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस अपने बागी विधायकों को सदन में अपने साथ नहीं बैठाएगी। दरअसल रामनिवास रावत, कमलेश शाह और निर्मला सप्रे ने कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसके बाद से लगातार उनके इस्तीफा देने के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि कमलेश शाह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे ने इस्तीफा नहीं दिया है। उधर रामनिवास रावत ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, पार्टी में सीनियर नेताओं की अनदेखी की जाती है। कांग्रेस ने हमारी लगातार, ये तो आप भी देखते हो कि हाउस में चलाता था जी, पूरी तरह से पिछले 18 सालों से हाउस चलाने के बाद भी पहले भी बात आई थी, 2-3 बार मौके आए CLP लीडर बनना चाहिए, नहीं बनाया। चलो हमारे बजाय कोई दूसरा बनाया, हमारे बराबर का बनाया तो कोई दिक्कत नहीं थी। जूनियर को तुम CLP लीडर बना रहे हो, पैसों से तुम टिकट दे रहे हो, टिकट ऐसे आदमी को दे रहे हो कि जिसने मेरे खिलाफ प्रचार किया। कांग्रेस और बागी विधायक आमने सामने हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष का क्या रुख रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में श्री राम और श्री कृष्ण को शामिल करने का ऐलान मुख्यमंत्री मोहन यादव कर चुके हैं। अब स्कूली शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने पाठ्यक्रम में श्री राम श्री कृष्ण को शामिल करने को लेकर कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ी श्री राम श्री कृष्ण के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने, यही सबकी मंशा है और सीएम डॉक्टर यादव उसी मंशा के अनुसार आगे कदम बढ़ा रहे हैं। स्कूली शिक्षा मंत्री की माने तो स्कूली पाठ्यक्रम में श्री कृष्ण की कार्य पद्धति, महाभारत के समय दिए गए उनके उपदेश और श्री राम का जीवन चरित्र शामिल किया जाएगा। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए एक आदर्श चरित्र है और देश में या दुनिया में सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों के लिए हमेशा वो प्रातस्मरणीय रहे हैं और उनका चरित्र हमारे आचरण में उतारने के लिए हमेशा से एक हमारी प्रेरक का काम करता रहा है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक ही कहा है और उनके मार्गदर्शन में लगातार हम हमारी विरासत, हमारी संस्कृति और हमारे विचारों को शिक्षण व्यवस्था में जोड़कर आगे आने वाली पीढ़ी उसको जाने, समझे, अपने आचरण में, अपने जीवन में उतारे, इस पर हम काम कर रहे हैं। देश में नीट और नेट के बढ़ते विवाद के बाद अब मध्य प्रदेश से एक नकली प्रश्न पत्र ऑनलाइन बेचने का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश में हुए MPPSC के पेपर लीक के मामले में इंदौर में FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने MP लोक सेवा आयोग की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। शिकायत में कहा गया है कि MPPSC परीक्षा से पहले पेपर बेचा जा रहा था। इसको लेकर सोशल मीडिया पर बाकायदा एक ग्रुप भी बनाया गया। परीक्षा के बाद वायरल पेपर की जांच की गई, जिसमें कोई समानता नहीं मिली। MPPSC का कहना है कि पुराने पेपर के जरिए नकली पेपर बनाया गया था। बता दें 23 जून को प्रदेश में 110 पदों के लिए 2 सेशन में MPPSC परीक्षा हुई थी। इसी प्रकार का हूबहू पेपर बना करके और टेलीग्राम पर ये पेपर किसी माध्यम से किया गया है कि इसको आउट किया गया है और ये फर्जी तरीका अपनाया गया है। कृपया इस पर वैधानिक कार्रवाई करें। तो उस पर से अपराध धारा 420 और IT एक्ट की धारा 66 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। देखने में आया है कि एक जो टेलीग्राम पर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसमें से वो डिफेंस और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अभी तक कुछ मॉक पेपर डालते हैं। अभी तक की जांच में तथ्य आए हुए हैं, बाकी सारे तथ्यों पर जांच जारी है हमारी। गर्मी के चलते आगजनी की खबरें लगातार सामने आ रही है, लेकिन फिर भी वाहन चालक इससे सबक नहीं ले रहे हैं। यात्री बसों में अग्निशमन, फर्स्ट एड जैसी कोई सुविधा नहीं है। बिलासपुर में RTO विभाग की अनदेखी और बिना जांच के बस मालिकों को परमिट जारी किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिलासपुर से हर रोज 500 से ज्यादा बसें अलग अलग प्रदेशों में जाती हैं। न्यूज़ 18 की टीम इन बसों में लगाने वाले फायर सेफ्टी और ओवरसीट की हकीकत जानी। इस दौरान 90% बसों से अग्निशमन, फर्स्ट एड जैसी कोई सुविधा गायब नजर आई। बसों में हो रही लगातार आगजनी की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है।
ऐसी कई घटनाएं निकलकर सामने आई और इसी का सच जानने आज बिलासपुर बस स्टैंड में पहुंचा हुआ हूं और यहाँ पर एक बस है, यात्रियों से ये खचाखच भरी हुई बस है, उत्तर प्रदेश से आ रही है। छत्तीसगढ़ के जो तमाम जो मजदूर हैं उनको लेकर ये बस आ रही है। हम इसके भीतर जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या फायर सेफ्टी की व्यवस्था की गई है और क्या यहाँ पर तमाम जो फायर सेफ्टी को लेकर नॉर्म्स होते हैं वो क्या इस बस में पूरा क्या, इसको देखेंगे। देखिए ये बस जो है उत्तर प्रदेश से यहाँ पर मजदूरों को लेकर आई हुई है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा नजारा देखेंगे कि ये जो पूरी जो डबल डेक इसे कहा जाता है बसों का, और इसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, मजदूर हैं और बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो इस बस में सफर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बस के भीतर कहीं पर भी फायर सेफ्टी की जो इंतजाम होता है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल इनके जान माल पर बनकर खड़ा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरटीओ विभाग कैसे इन लोगों को परमिट जारी करता है, इस पर भी सवाल हो रहा है। बस है, इसमें लकड़ी और कई ऐसी प्लाई बोर्ड होती है जो ज्वलनशील होती है, जिससे तत्काल जो है वो आग लग सकता है। ये खतरा जो है बड़ा बना हुआ है। इस बस में अभी तक के ऐसी कोई स्थिति या व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही जिससे आग पर काबू पाया जा सके। और एक नजारा और देखिए, यहाँ पर है फर्स्ट एड बॉक्स, यानी कि यहाँ पर कोई दुर्घटना घटना होती है तो दवा के लिए यहाँ पर एक बॉक्स बनाया गया, लेकिन इसका भी नजारा देखिए आप, बिल्कुल ये जो है बॉक्स पूरी तरीके से खाली है। अब सवाल यही है कि क्या इन बसों को परमिट देने के दौरान क्या इन सारी चीजों को चेक नहीं किया जाता है? क्या तमाम जो व्यवस्थाएं यहाँ पर होनी चाहिए सुरक्षा के लिहाज से, क्या वो नहीं किया जाता है? ये बड़ा सवाल आरटीओ विभाग के अधिकारियों पर उठता है। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। तो बिलासपुर में बसेस की जांच के लिए जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण बस संचालक नियम ताक पर रखकर चल रहे हैं। आरटीओ आनंद तिवारी ने कहा कि परमिट और फायर सेफ्टी के क्या नियम है, मैंने 4 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। जब जिम्मेदार ही ऐसा जवाब देंगे तो बाकी लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं अभी 3-4 दिन पहले ही ज्वाइन किया हूँ, तो ये सब चीज़ें मुझे अभी पता चल रहा है और धीरे धीरे मैं 2-3 दिन के अंदर पहले जानकारी इकट्ठा करता हूँ, क्या होता है, कैसा होता है, फिर आपको मैं जानकारी दे पाऊँगा। नहीं, तो वही तो बताना चाह रहा हूँ आपको ना कि मैं पहले वेरीफाई कर लेता हूँ क्या उसमें सेफ्टी है कि नहीं है। होना तो चाहिए, जैसे फायर वगैरह के लिए भी तो जब से आगजनी होता है वहाँ एक सिलेंडर छोटा सा जो होता है, जानते हैं आप उसको, है ना, होना चाहिए। क्योंकि मैं देख लेता हूँ पहले कि है कि नहीं है, जानकारी इकट्ठे करके फिर आपको बता पाऊँगा। और अब बात 3 वायरल तस्वीरों की करते हैं। पहली तस्वीर इंदौर से है, जहां हथकड़ी और पुलिस के साथ एक आरोपी परीक्षा देने पहुंचा। ये शख्स करोड़ों के घोटाले का आरोपी है। तो वहीं दूसरी तस्वीर है टीकमगढ़ की, जहां मंदिर में दर्शन करने पहुंचे कांग्रेस नेता और उसके साथियों को पुजारियों ने भगा दिया। और एक और तस्वीर यानी कि तीसरी तस्वीर है ग्वालियर की, जहां स्टेडियम के बाहर भीड़ ने हंगामा कर दिया। हंगामा पथराव के बाद पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ गया। हाथ में हथकड़ी, साथ में पुलिस वाले। तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे, हथकड़ियों से बंधा ये शख्स आरोपी होगा। जी हां, ये आरोपी ही है। लेकिन ये शख्स एमपीपीएससी की परीक्षा में शामिल हुआ। 23 जून को इंदौर समेत प्रदेश में एमपीपीएससी की परीक्षा हुई, जिसमें फर्जी बिल घोटाले का आरोपी भी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा में शामिल होने के लिए आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसके बाद कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद आरोपी परीक्षा में शामिल हुआ। इस शख्स पर नगर निगम में फर्जी बिल घोटाले का आरोप है। आपको बता दें, नगर निगम में करीब 150 करोड़ रुपए फर्जी बिल घोटाला हुआ था। अब आपको टीकमगढ़ के मंदिर का एक वीडियो दिखाते हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंदिर के महंत और पुजारी कुछ लोगों को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं। ये शख्स कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी हैं। कांग्रेस के नेता और उनके साथियों पर महंत सीताराम के आश्रम में घुसकर अभद्रता करने का आरोप है। इसको लेकर मंदिर के पुजारियों ने विरोध भी किया था।
और पुलिस ने भी मामला दर्ज किया था। जब कांग्रेस नेता अपने साथियों के साथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे तो पुजारियों ने उनको मंदिर से बाहर निकाल दिया। उधर ग्वालियर में क्रिकेट के मैच के दौरान स्टेडियम के बाहर हंगामा हो गया। ग्वालियर में एमपीएल के फाइनल मैच के दौरान एंट्री नहीं मिलने पर भीड़ ने पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। पथराव में पुलिसकर्मी समेत 12 लोग घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि फाइनल मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। ऐसे में स्टेडियम के बाहर 10,000 से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्हें एंट्री नहीं मिली। गुस्साए लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। उधर पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। क्रिकेट को लेकर लोगों में दीवानगी होती है, ऐसे में कई बार इस तरह के हालात बन जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राज्यसभा से, जहां नेता सदन बनाए गए हैं जेपी नड्डा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जगत प्रकाश नड्डा को राज्यसभा में नेता सदन चुना गया है। तो बड़ी खबर, जहां आज संसद सत्र के पहले सत्र में के पहले दिन सांसदों ने शपथ ली, तो वहीं राज्यसभा में नेता सदन चुने गए हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा को नेता सदन चुना गया है राज्यसभा के अंदर। बड़ी खबर समय की आपको बता रहे हैं, जेपी नड्डा बनाए गए हैं राज्यसभा में नेता सदन।